गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथशाला। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 15th लेक्चर पे हैं। लगातार प्रीवियस लेक्चर्स देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और सबसे बड़ी बात है बुकलेट को पढ़ते रहिए। बुकलेट अगर रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे तो यू विल मिस द थिंग्स इन बिटवीन, है ना। 60 मेरा, 40 आपका। मैं अपना 60 दे दूंगा, 40 आपने नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 40 में एफर्ट नहीं है, एफर्ट मतलब बुकलेट के जो इन बिटवीन पॉइंट्स हैं वो भी आपको देखने हैं, ठीक है। उनमें डाउट्स आए तो पूछिए। नॉर्मल सब ग्रुप पे चर्चा हो रही थी। ऐसे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं ग्रुप में जो सीधी सी मोटी मोटी डेफिनेशन है, ऐसे सब ग्रुप एच जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स एच इक्वल टू एच एक्स। लेकिन इसको कहने के दो तरीके और हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि एक्स एच इक्वल टू सम एच प्राइम एक्स। जरूरी नहीं है कि वही एच हो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हो एक्स एच एक्स इनवर्स शुड बी इक्वल टू एच, यानी कि कॉन्जुगेसी क्लास में अकेला क्लास ऑफ एच शुड बी सिंगलटन एच। सब ग्रुप की जो कॉन्जुगेसी क्लास होती है उसमें वो अकेला होगा, ठीक है। और एक तरीका ये भी है कि आप कह सकते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स, सॉरी एक्स एच स्मॉल एच, जिसमें स्मॉल एच जो है वो एच का मेंबर है। एक्स एच एक्स इनवर्स शुड बिलोंग टू एच। ये सब नॉर्मलिटी की कंडीशन है। मैंने आपको और भी सिखाया था कब कब नॉर्मल बोला जाता है, ठीक है। वो सारे कंडीशन मैंने पिछली क्लास में सिखा दिए हैं। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। जो फेमस थे वो भी बता दिए हैं कि कौन कौन से नॉर्मल है, और जो नहीं बताए हैं उनको इसलिए भी नहीं बताया, जैसे इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इन जी जिसको बोलते हैं। इन जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑड जी। बट द पॉइंट इज कि इन जी पहले डिफाइन तो हो, ऑड जी पहले डिफाइन तो हो क्या होता है ना। तो ये जरूर मैंने बता दिया था कि एस एल एन एफ is a normal subgroup of GNNF। F यहाँ पे फील्ड है। दूसरा, सेंटर ऑफ एनी ग्रुप इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ द ग्रुप, ठीक है। ये सब नॉर्मलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगर ग्रुप अबेलियन है, साइक्लिक है, तो सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, क्योंकि नॉर्मल मतलब कम्यूटेटिविटी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है कम्यूटेटिविटी। बाकी तो ये सब चीजें तो इक्विवेलेंट है ना। अब मैं कह दूं वो अपने ग्रुप में अकेला है, ठीक है, नॉर्मल है और क्या। अब कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे एसएन के अंदर कौन नॉर्मल होता है। मैंने आपको बताया था एसएन के अंदर एएन जो सब ग्रुप होता है एग्जैक्टली हाफ वाले नॉर्मल होते हैं ना। काफी सारे टूल सिखाए थे, देख लीजिएगा एक बार। एन ग्रेटर इक्वल टू, और केवल एक ही एएन है जिसके अंदर कोई नॉर्मल सब ग्रुप प्रोड्यूस हो पाता है, वो है A4 A4 के ए अंदर फोर इज द ओनली ग्रुप जिसके अंदर कोई नॉर्मल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। इसीलिए ये नॉन सिंपल है, बाकी सारे एन जो है वो सिंपल है। सो एन इज सिंपल फॉर एन नॉट इक्वल टू 4। ये सब बड़े स्टैंडर्ड चीजें हैं जो रिजल्ट्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स याद ना करने पड़े, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, बस मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए कुछ रिजल्ट और हैं नॉर्मेलिटी को लेके, उनको भी देख लेते हैं। रिजल्ट 1 आप देखेंगे कि इफ एच एंड के आर नॉर्मल सबग्रुप्स, नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ जी। मान लीजिए दो नॉर्मल सबग्रुप्स हैं, किसी ग्रुप के दो नॉर्मल सबग्रुप्स हैं एच और जी, देन इंटरसेक्शन विल ऑलवेज बी नॉर्मल, विल ऑलवेज बी नॉर्मल। देखना, इसको आसान भाषा में भी समझा दूंगा। देखो यूनियन क्यों नहीं बेटा, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप, तो यूनियन मतलब यूनियन तो सब ग्रुप भी होने का गारंटी नहीं है, तो नॉर्मल तो बहुत दूर की बात है, इसलिए सिर्फ इंटरसेक्शन की बात करेंगे। ऑलवेज बी नॉर्मल। अब सवाल आता है नॉर्मल किस में, जैसे रियल में होता था ना, ये ओपन सेट है, ओपन सेट किस में। तो जब पूछा जाए ओपन सेट इन एस, वो क्यों पूछा जाता था, मतलब आप जब किसी से सवाल पूछते हैं कि वो पूछे बताओ ये वाला सेट क्या ओपन सेट है, तो आप बोलेंगे कि किस में। अगर मैं सेट को यही ले लूं, सॉरी ये खुद ले लूं, तो ये ओपन सेट भी है, जबकि आर में ये ओपन सेट नहीं है। समझ पा रहे हैं, आर में देखेंगे तो ये ओपन नहीं होता है ना, सेमी ओपन कहते हैं ना इसको। लेकिन अगर मैं अंडरलाइन सेट एस जो है वो आर ना लेके ये खुद इसको ले लूं, तो एवरी सेट इज ओपन इन इटसेल्फ।
उस हिसाब से ये ओपन भी हो जाता है। इसका मतलब नीचे क्या जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये किस में नॉर्मल है ये बहुत यूजफुल है, ये समझना। तो ये किस में नॉर्मल है, तो देखिए ये एच में भी नॉर्मल है, ये के में भी नॉर्मल है, एंड ये ग्रुप में भी नॉर्मल है, जी में। कैसे, आओ समझा देता हूँ, बहुत आसान है। ये कोई रिजल्ट रट्टा मत मारना जिंदगी में कभी भी, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो सब याद करना पड़ता है। अब S4 का क्लास इक्वेशन है, S5 का क्लास इक्वेशन है, या कितने ऑर्डर कितने बता रखे हैं मैंने, 1 9 4 7, ठीक है ये सब। तो ये थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इसके पहले समझाया भी तो है। अब S5 को कैसे याद रखोगे बताओ, इसमें तो बड़ा मुश्किल काम है ना। अगर आपको मतलब याद, अगर आप बोलो याद नहीं करना है तो याद नहीं करना है, तो रिजल्ट याद नहीं रहेंगे तो फिर एग्जीक्यूट कैसे करो, तो पता तो होना ही चाहिए ना। हाँ, ये नहीं है कि बिना समझे उसका रट्टा मार दिया, वो एक अलग बात है, उसको रट्टा कहते हैं कि समझ में नहीं आया। बाकी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसको याद रखना तो पड़ेगा ही भैया, नहीं तो इस्तेमाल कैसे करोगे, है कि नहीं। ऐसा है, मान लो ये ग्रुप है, ये H है एक सब ग्रुप, और ये K है दूसरा सब ग्रुप, ठीक। H G में नॉर्मल है, मतलब बाहर के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा होगा, मतलब K के भी एलिमेंट बाहर के ही माने जाएंगे। K G में नॉर्मल है, मतलब K अपने बाहर सब के साथ कम्यूट कर रहा होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा ये वाला, ठीक है, समझ रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन वाला है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल H इंटरसेक्शन K इज सब ग्रुप। सेकंड, इसमें बेटा जो एलिमेंट है वो है तो वही वाले ना, H के हैं, और यानी कि H इंटरसेक्शन K इज कंटेन्ड इन H एज वेल एज H इंटरसेक्शन K कंटेन्ड इन K, और G में तो है ही। तो देखो इसके अंदर H के वो एलिमेंट्स हैं जो G के साथ के बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि यहां से अगर सीधा रिलेशन देखोगे तो H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल इन G, कम्यूटेटिविटी है और कुछ नहीं। फिर इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसके साथ भी तो कम्यूट कर रहे हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इसके, क्योंकि H तो खुद के अंदर तो कर ही रहे हैं ना, तो इसका मतलब H इंटरसेक्शन K जो है वो H में भी नॉर्मल है, एंड सिमिलर आर्ग्यूमेंट से H इंटरसेक्शन K जो है वो K में भी नॉर्मल है। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आराम से समझा जा सकता है। So intersection of any two normal subgroups is again normal, ठीक है। एंड दैट टू नॉर्मल वो किस में होता है, तो जिनके इंटरसेक्शन है तो उसके उसमें तो नॉर्मल होगा ही, वो बड़े वाले सेट में तो हमेशा नॉर्मल होता है। सेकेंड थिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब नोट्स बनाएंगे तो नॉर्मेलिटी को अलग, ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप को अलग, ऐसे करके। तो इंटरसेक्शन यस, इफ H इज नॉर्मल इन G, मतलब ऐसे इमेजिन कर लो कि H अपने बाहर के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा हो, H is normal in G and K is just a subgroup. So subgroup के लिए मैं इसको containment दिखा देता हूँ, K is a subgroup of G. So ऐसे लिख लीजिए कि just a subgroup, need not be normal. Then H intersection K will be normal in K. H intersection K will be normal in K. आओ समझा देता हूँ, पकड़ में आया, थोड़ा दिमाग लगाओ, पकड़ में आ जाएगा, कुछ इतना बड़ा नहीं है, ये G है। H is a normal subgroup, तो H का एलिमेंट हो जाएगा यस सर, सर, है ना, इसको समझना इतना मुश्किल काम नहीं है। ये H जो कम्यूट करेगा सर। अब ये बाकी के साथ कम्यूट ओके कर रहा है, और यहीं पे है लेटेस्ट से ये है ठीक। K। अब K के एलिमेंट कम्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका कम्यूट करना जरूरी नहीं है, लेकिन H के जो एलिमेंट्स हैं, ये देखिए सारे जो H के एलिमेंट्स हैं वो बाहर के सारे एलिमेंट्स के साथ, यानी K के एलिमेंट्स के साथ भी कम्यूट कर रहे हैं।
तो H इंटरसेक्शन के ये जो एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि H इंटरसेक्शन के अंदर भी तो होता है, एज वेल एज H इंटरसेक्शन के H के अंदर भी होता है, तो भले ही के एलिमेंट्स के साथ मतलब ये कम्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो H के अंदर है और H के अंदर होने की वजह से बाहर के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे, के में नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अहम बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान में रखिए। धीरे धीरे और भी रिजल्ट्स हैं जिनको हम लोग पढ़ते रहेंगे, पर जैसे जैसे इस्तेमाल होगा वैसे वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल सब ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, उसको कहते हैं कोशेंट ग्रुप। क्या होता है कोशेंट ग्रुप? सबसे पहले तो एक मोटिवेशन समझिए, ये जी है, ग्रुप है, ठीक है। लेट अस से इसका कोई सब ग्रुप है H, ठीक है, इसका कोई सब ग्रुप है H, यहां का कोई एलिमेंट है A जो H के अंदर का नहीं है। मान लीजिए यहां का कोई एलिमेंट है B, A और B दोनों G को बिलोंग कर रहे हैं और B जो है वो H को भी बिलोंग कर रहा है, बट A H को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, मान लीजिए जो ग्रुप है उसके अंदर कोई ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है O। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट हैपेंस इफ वी टेक B कॉम्पोजिशन H, कॉम्पोजिशन मतलब जो भी ऑपरेशन है, B ऑपरेशन H, क्या ये, सबसे मेरा पहला सवाल है, क्या ये G में बिलोंग करेगा? B कॉम्पोजिशन H का मतलब क्या हुआ कि B ऑपरेशन H, जहां H का कोई एलिमेंट है, मतलब हर एलिमेंट के साथ इसको ऑपरेट करेंगे, तो क्या ये जो सेट है, ये जो सेट बनने वाला है, ये G का सबसेट होगा? यस सर, ऑब्वियसली होगा। सबसेट तो है। इसमें सोचने की बात ही नहीं, अगर दिमाग ठंडे दिमाग से सोचें तो देखिए ये ग्रुप के अंदर ही तो एलिमेंट्स का दूसरे के साथ कम्यूट कर रहा है, तो क्योंकि ये कम्यूट बोल रहा हूँ, सॉरी, एक दूसरे के साथ मतलब यहाँ पे आप ऑपरेट करा रहे हैं, तो एलिमेंट्स ग्रुप के अगर आपस में ऑपरेट होते हैं तो वो ग्रुप से बाहर थोड़ी जाते हैं, यही तो बाइनरी ऑपरेशन की ब्यूटी है। आज समझ में आया? अगर इसको बाइनरी नहीं कहा होता तो क्या पता ये बाहर भाग जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगला मेरा सवाल है, यस दिस इज फाइन, यस, बट एक और चीज आप बी कॉम्पोजिशन के बारे में कह सकते हैं, डज इट बिलोंग टू H, डू यू थिंक इट विल बिलोंग टू H? मतलब ये बी लिया जो कि H के ही अंदर है, नोटिस करें, और H यानी कि इसके अंदर के ही एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या जो रिजल्ट आएगा वो H में ही रहेगा? यस सर। बाकी लोगों को क्या लगता है भाई, वो भी बताएं। यस प्रतीक्षा, व्हाट इज योर व्यू? यस सर। क्यों करेगा ऐसा प्रतीक्षा? ऐसा क्यों होगा कि बी कॉम्पोजिशन H में आएगा? सर वो बाइनरी ऑपरेशन बनेगा तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें इतना देखिए, इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी, फटाफट बताया करो ये सब चीजें, है ना, ये तो एक्सपेक्टेड है भाई, इतने दिन से पढ़ रहे हो, सीधी सी बात है ना, जब H का एलिमेंट है, सब ग्रुप है, तो ऑपरेट करके आप सोचिए कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा एक टीचर के लिए, है ना, वो तो आप जब वहां खड़े होंगे और आपके बच्चे ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप समझ जाएंगे। आप बताया करो कॉन्फिडेंस के साथ फटाफट। तो ये H में आएगा, यस। लेकिन अगर मैं व्हाट इफ, अगर मैं A को H के एलिमेंट्स के साथ कंपोज करूं तो ये G में तो आएगा, ऑफ कोर्स G में आएगा, क्योंकि है तो सब G के ही एलिमेंट, बट क्या ये H में आएगा? डज इट बिलोंग टू H? नहीं, ऑलवेज, यहाँ लिखिए नॉट नेसेसरी, जैसा जरूरी नहीं है।
है ना। इसका मतलब हो सकता है कि A के अगर हर एलिमेंट को H के साथ कंपोज करें, मतलब ये पूरे ग्रुप के साथ, तो हो सकता है कि एक नया सब ग्रुप तैयार हो जाए जो लेंथ में, मतलब जो साइज में थोड़ा बड़ा हो जाए, मतलब ऐसे, जिसमें H तो आएगा ही, ठीक है, H तो आएगा ही, कुछ और एलिमेंट भी नए नए तैयार हो जाए उसमें। देख पा रहे हो? यस सर। इसको कहते हैं, अगर ऐसा हो पाता है तो इसको कहते हैं क्वोशिएंट ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, सॉरी, क्वोशिएंट ग्रुप जनरेटेड बाय H, sorry, generated by A, quotient group of H in G generated by A, क्योंकि ये A की वजह से अब अगला एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट C ले लूं, अच्छा अब आप मुझे बताइए क्या ये बुद्धिमानी होगी कि मैं एलिमेंट H के अंदर का चूज करूं? नहीं ना, क्योंकि H के अंदर चूज किया तो वो खुद ही बन के रह जाएगा, उसका वो H ही उसका हो जाएगा एक्सपेंशन वापस। पॉसिबल नहीं है, दैट इज हाँ। नॉट गुड आइडिया। फिर अगर आपको नया ग्रुप सब ग्रुप बनाना है तो आपको थोड़ा बाहर का एलिमेंट लेना चाहिए, फिर कंपोज करिए और देखिए क्या वो ग्रुप बना रहा है। अब सवाल अलग अलग भी आते हैं कि ये ग्रुप, ये जो स्ट्रक्चर है, नया सेट है, क्या ये ग्रुप बनेगा? अगर ये ग्रुप होगा सो विल इट बी अ ग्रुप? यस। अब अगर ग्रुप बनेगा, क्या हमेशा बनेगा? नहीं। तो अगर आप यस बोल रहे हैं तो यू शुड रीथिंक, क्योंकि हमेशा नहीं बनेगा, ठीक है, सेट बनेगा, इट्स अ सेट। यस, बाइनरी ऑपरेशन की वजह से एलिमेंट्स अंदर रहेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे देखेंगे हम लोग, है ना। तो लेकिन मोटिवेशन यही है, इसी अगर ग्रुप बनेगा तो वो ऑपरेशन क्या होगा, समझ पा रहे हैं? अगर वो सेम ही ग्रुप रहेगा बनेगा तो क्या सर, ऑपरेशन, हाँ बाइनरी ऑपरेशन सेम ही रहेगा। अच्छा इसमें एलिमेंट का देखिए, सुन रूपरेखा लीजिए, बदल जाएगा सर। पहले तो सुन लीजिए, जिन्होंने बोला सेम होगा, आप अगर आप अभी तक सेम पढ़ते आए हैं तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन इसमें सेम हो ही नहीं सकता। इसमें एलिमेंट कैसा दिख रहा है आपको? AH, BH, CH ऐसे एलिमेंट दिखेंगे, एच ऐसे सर। है ना। तो इसमें तो सब ग्रुप साथ में चल रहा है, यस ऑपरेशन सर। सेम कैसे हो सकता है? तो इसके इसके ऑपरेशन बीच अलग में तो चलेंगे। सर यस, बोलिए। ये भी एक एलिमेंट जो ऑपरेशन लगेगा सर, रूपरेखा ना ऑपरेशन के जैसा लगेगा सर इसमें तो। अरे मैं बताऊंगा, ऑपरेशन में बताऊंगा, उस पर गेस करने की बजाय हम लोग कॉन्सेप्ट समझे तो बेहतर है ना, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन ये सोचिए कि अगर आप सच में पढ़ के आए हैं तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है ना। ध्यान से देखिए, बहुत ये इतने भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि बस ऐसे ही हवा में चल रहे हैं। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी डेलिकेट कॉन्सेप्ट्स, इनको टच करिए तो थोड़ा सेंसिबली, मतलब ध्यान से टच करिए, एक एक चीज, एक एक लाइन बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। जो MSc मैथमेटिक्स, MSc का जो मैथ्स है वो बहुत डेलिकेट है, उसमें एक एक चीज, अगर 1/n लिखा है और 1/n' लिखा है, इनके मायने अलग अलग, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। 4 महीने 5 महीने का हमारा रिलेशन है। अब देखिए, विल इट बी अ ग्रुप? इफ इट इज अ ग्रुप, अंडर विच ऑपरेशन इट विल बी अ ग्रुप, एंड do we need any extra assumption on H? Do you think that there should be something special in this G? Yes, we need H to be normal, है ना। H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। गैलियन में बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है क्यों इसको नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। आइए समझते हैं, मुझे लगता है कि इतना मोटिवेशन इसके लिए पर्याप्त है। अब एग्जाम ओरिएंटेड भी देखना है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं आपको A कॉम्पोजिशन H, कॉम्पोजिशन बोलता हूं A ऑपरेशन H, ये क्या होता है? ये होता है A ऑपरेशन H वेयर H बिलोंग्स टू H। अगर इस चीज को आपको देखना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, Z ले लो और 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Z। Z और 2Z में फर्क समझ में आता है? यस सर। है ना, बिल्कुल फर्क दिखेगा। देखिए, कार्डिनलिटी वाइज दोनों सेम है, तो आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे बड़ा सेम ग्रुप है। मिलेगा, बट वो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है। अगर आप फाइनाइट में देखेंगे, समझ पा रहे हैं, फाइनाइट में देखेंगे तो चीजें, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, कार्डिनलिटी वाइज दोनों सेम है। H
और A प्लस H, ये दोनों कार्डिनलिटी वाइज सेम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी कार्डिनलिटी, ये जो मैंने बड़ा दिखाया है ये सिर्फ इसलिए कि जो एलिमेंट है वो डिफरेंट दिखेगा, एक नए सब ग्रुप की रचना होगी H की वजह से, ठीक है। वो कैसा दिखेगा मैं बताता हूँ। A कॉम्पोजिशन H, अब अगर मैं H कॉम्पोजिशन A करूँ तो वो हो जाएगा H कॉम्पोजिशन A, H बिलोंग टू H। क्या दोनों ही सेट वेल डिफाइंड है? बिल्कुल है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। इसको कहते हैं कोसेट। क्या कहते हैं? कोसेट। सेट का सहायक, कोसेट जनरेटेड बाय A। A, जनरेटेड बाय A। कोसेट किसका? H का। और सेम H का। ये है, लेकिन इसको कहते हैं लेफ्ट कोसेट और इसको कहते हैं राइट कोसेट। क्यों? एलिमेंट जो जनरेट करता है वो अगर हमारा लेफ्ट में है तो उसको कहते हैं लेफ्ट कोसेट, मतलब जनरेटर जिस साइड रखा होगा, ये देखिए, तो वो कोसेट वही कहलाएगा, ठीक है। तो कोई पूछे कोसेट क्या है, तो किसी सब ग्रुप में जब बाहर के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके एक नया सेट बनाते हैं उसको हम लोग कोसेट कहते हैं। तो सर अगर मैं A कॉम्पोजिशन H लिखूं तो ये क्या है, तो आप मैं बोलूंगा ये लेफ्ट कोसेट है जनरेटेड बाय A ऑफ H। तो सर क्या मैं C से भी कोसेट जनरेट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो सर अगर मैं B से कोसेट जनरेट करूं, H को नॉर्मल है क्या? यहाँ पर H को, जैसे इस मैं यहाँ पर क्वोशिएंट ग्रुप के लिए H को नॉर्मल होना जरूरी है यार तुम लोग सर। लेफ्ट क्वोशिएंट या सो B ऑपरेशन H, B को अगर H के साथ ऑपरेट किया, क्योंकि B जो है वो H का ही मेंबर है, इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि B, आप B के साथ H को लेना इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि आप कुछ नया प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो B के साथ जो कोसेट जनरेट होगा वो क्या होगा? H इटसेल्फ खुद ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब चाहे लेफ्ट लें या राइट लें, समस्या कहां खड़ी होगी आइए बता दो। जैसे A कॉम्पोजिशन H, तो आपने क्या किया, ये आपने लेफ्ट कोसेट बना लिया। B कॉम्पोजिशन H, ये आपने फिर से लेफ्ट कोसेट बना लिया। एंड यहाँ पे आपने एलिमेंट्स डालने शुरू किए और लेफ्ट कोसेट्स बना लिए, ठीक है, वेल एंड गुड। H कॉम्पोजिशन A, ये है राइट कोसेट। सिमिलरली आप राइट कोसेट्स भी बना सकते हैं, बट देखिए एलिमेंट, अब अगर आप कोशेंट ग्रुप को बनाना चाहते हैं तो मैंने कहा कोशेंट ग्रुप जो है उसमें कोसेट ही रहते हैं, मतलब अगर आपको G/H लेना है तो उसमें क्या कैसे दिखेंगे एलिमेंट? A प्लस H, B प्लस H, C प्लस H एंड सो ऑन, कोसेट ही तो रहते हैं। इसीलिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि जितने ABC हैं वो तो केवल ऐड हो रहे हैं, उसमें नया एलिमेंट शक्ल से दिख रहा है, नंबर थोड़ी चेंज हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो 10 ही रहेंगे। अगर मान लीजिए 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं, मैं कहूँ सब में 2 जोड़ दीजिए, ये S है। व्हाट इज S प्लस 2? तो मैं कहूंगा 3, 5 और लास्ट में 12। तो क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो अभी भी 10 है ना, बस इनका स्वरूप बदल गया है। इसीलिए ये G/H की कार्डिनलिटी जो है वो H के ही जितनी होती है, लेकिन बस स्वरूप बदल जाता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोसेट आ जाता है। समस्या कहां पैदा होगी? आपको एक ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को कंपोज करोगे तो आपको पता नहीं है कि क्या बनने वाला है। राइट कोसेट को लेफ्ट कोसेट के साथ कंपोज करोगे, पता नहीं है क्या बनने वाला है। लेकिन अगर मैं H को नॉर्मल बोल दूं तो, so my question is what if H is normal?
सर नॉर्मल का तो मतलब होता है एक्स एच इक्वल टू एच एक्स। सर लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट। तो अगर एच नॉर्मल हो गया तो हमें चिंता नहीं करनी है, जी बाई एच जो है वो वेल डिफाइंड होगा। क्यों? फिर आप चाहे राइट और लेफ्ट लो, चाहे लेफ्ट लेफ्ट लो, आराम से कंपोज होके रिजल्टेंट जो है वो वही आएगा, राइट 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 आएगा। क्योंकि राइट लेफ्ट है तो एक ही बात। आप राइट और लेफ्ट को कंपोज करोगे तो बेसिकली आप, क्योंकि लेफ्ट और राइट एक ही है, तो आप एक ही दो ही मतलब एक ही चीज को कंपोज कर रहे हो, लेफ्ट और राइट अलग अलग नहीं होते। सो जी बाई एच जो है वो आपका वेल डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए एच को नॉर्मल लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब जी बाई एच क्या है? तो अब मैं, आप सवाल पूछ सकते थे, कोई टीचर ऐसे लिखे ए प्लस एच, सर इसको एच प्लस ए क्यों नहीं लिखते? लिखिए एच प्लस ए, बी प्लस एच प्लस सी, मतलब कहीं लेफ्ट लिख दीजिए कहीं राइट लिख दीजिए। हाँ तो लिख सकते हैं अगर एच नॉर्मल है तो। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट तो एक ही जैसे होते हैं। लेकिन पहले क्यों लिख रहे हो? पहले बताओ एच नॉर्मल, to make it well defined. So G by H is collection of all cosets. अब देखो लेफ्ट राइट की चर्चा नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि H नॉर्मल, नॉर्मल बिना नॉर्मल के G by H कोशेंट ग्रुप डिफाइन नहीं होता। कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स, ऑपरेशन क्या होगा नीचे डिफाइन करेंगे, जनरेटेड बाय एलिमेंट्स ऑफ G, मतलब ए के द्वारा जनरेट किया हुआ, बी के द्वारा, सी के द्वारा, ऐसे सब एलिमेंट से एक एक कोसेट जनरेट होगा। अब आप सोचिए कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है जिसमें हर एलिमेंट एक सेट है, नहीं है कि नहीं? हर एलिमेंट एक सेट है। तो याद करो इसके जैसा एक और स्ट्रक्चर हमने देखा था, कहां देखा था? Zn, Zn में हर एलिमेंट एक क्लास को रिप्रेजेंट करता था, ये सेट था। इसमें कुछ एलिमेंट ये अपने कुछ एलिमेंट्स को रखता था, ये कुछ अपने एलिमेंट्स को रखता था। समझ पा रहे हैं? तो ये बात है। खैर अब बात आएगी कि ग्रुप जो है फॉर्म करेगा तो कौन सा ऑपरेशन होगा जिसके रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। तो आइए समझते हैं। सो G by H forms a group with respect to following ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होगा वो देख लीजिए। देखिए AH कॉम्पोजिशन BH, इसको लिखेंगे, मतलब AH क्या है, मतलब A, ये ऐसे देखिए स्टार बनाता हूं ताकि आपको ये लगे कि ये वाला किसका ऑपरेशन है, ये किसका है, ग्रुप का, और ये है क्वेश्चन ग्रुप के ऊपर जो डिफाइन हो रहा है BH। बताओ पहले इसको बताओ, ये फर्क समझ में आ गया? ये किसका ऑपरेशन है? G का, जिसमें एक एलिमेंट G के अंदर एलिमेंट कैसे ऑपरेट हो, ये ठीक है। तो ये क्या बनता है, यानी कोसेट जनरेटेड बाय A, कोसेट जनरेटेड बाय B फॉर्म्स कोसेट जनरेटेड बाय AB, यानी कि A कॉम्पोजिशन B। ठीक है, ये ऑपरेशन डिफाइन होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको हटा देता हूं। कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं HA यानी कोसेट जनरेटेड बाय A, कोसेट जनरेटेड बाय B should be equal to कोसेट जनरेटेड बाय, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन शॉर्ट पढ़ने से पहले डिटेल पहले पढ़े। ठीक है, व्हाट विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो G बाई H है ना, G बाई H किसका कलेक्शन है? A प्लस एच, B प्लस एच, C प्लस एच। तो सोच के बताइए अगर मैंने एक क्लास ले ली A प्लस एच, उसको किसके साथ ऑपरेट करूं कि मुझे फिर से यही क्लास मिल जाए?
सॉरी प्लस नहीं लिखना चाहिए मुझे, कंपोजिशन लिखना चाहिए। लेकिन आप देखो किताबों में भी कई बार प्लस ही लिखा होता है, हालांकि लिखना नहीं चाहिए, वो सही नहीं। आपको नहीं लगता कि अगर मैं आइडेंटिटी से जनरेटेड कोसेट के साथ ऑपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा, इसका और इसका, यानी कि ए दिस, ये मिलेगा कि नहीं, कोसेट जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। यहां से देखो ए बी, ए कॉम्पोजिशन, और ये आइडेंटिटी है ग्रुप के हिसाब से, दिस मतलब ये ए प्रोड्यूस करेगा। आगे इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई कॉम्पोजिशन एच, या फिर आप इसको कह सकते हैं एच ई, कोसेट जनरेटेड बाय आइडेंटिटी, कोसेट जनरेटेड बाय आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इनवर्स क्या होगा, तो देखो इसको भी आप निकाल सकते हो। अगर मुझे ए कॉम्पोजिशन एच का इनवर्स चाहिए, इसका मतलब मैं उसको किसके साथ ऑपरेट करूं, यानी बी कॉम्पोजिशन एच, कि मुझे क्या मिल जाए, ई कॉम्पोजिशन एच मिल जाए, यही तो है। ठीक है ना, मतलब इट इज वेरी मच टू से एच ए ऑपरेशन एच बी शुड बी इक्वल टू एच ई। तो इसके लिए ये ए और बी में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो देखना ये ए कॉम्पोजिशन बी कॉम्पोजिशन एच हो जाएगा कि नहीं, मतलब इन अदर वर्ड्स इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, एच ए बी शुड बी इक्वल टू एच ई, दैट इज ए बी शुड बी आइडेंटिटी ग्रुप के हिसाब से। तो बी का क्या आना चाहिए, बी को क्या होना चाहिए, ए का इनवर्स होना चाहिए। यानी कि अगर किसी कोसेट का इनवर्स निकालना है तो उस एलिमेंट के इनवर्स से जनरेट होने वाला कोसेट निकाल दीजिए, यानी इनवर्स ऑफ कोसेट इज नथिंग बट कोसेट बाय इनवर्स। क्लियर हो गया, यानी किसी एलिमेंट का, दैट इज मान लीजिए आपको ए का इनवर्स निकालना है, तो एच ए का अगर आप इनवर्स लेते हैं तो क्या आएगा, नथिंग बट एच ए इनवर्स। बताइए, क्लियर है? यस सर, यस सर। चिंता मत करिए, इसको मैं एग्जाम्पल के उससे भी सिखाऊंगा अच्छे, बिल्कुल उसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब बात आएगी वही ऑर्डर। ठीक है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए कॉम्पोजिशन एच, या फिर ऑर्डर ऑफ एच ए, किसी कोसेट का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कोसेट। 90% बच्चे पहले ग्लांस में बोलते हैं कि कोसेट का ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर होता है। क्यों बोलते हैं, उसका रीजन बताता है। वो सोचते हैं ए कॉम्पोजिशन एच, ये है ना, इसको मैंने फिर से ए कॉम्पोजिशन एच किया। मान लीजिए लेट ए का ऑर्डर क्या मान लिया मैंने, के मान लिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए टू द पावर के आइडेंटिटी, साथ में ए टू द पावर के माइनस वन इज नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको वो क्या करते हैं, के टाइम्स ऑपरेट करते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह पे, के टाइम ऑपरेट करते हैं, अच्छी बात है। वो लिखते हैं इसको ए टू द पावर के कॉम्पोजिशन एच, ये भी ठीक है, ये आइडेंटिटी है, तो ई कॉम्पोजिशन एच, यानी कि एच ई आइडेंटिटी बन गया, एच ई बन गया ना आइडेंटिटी। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, के आ गया, बोले आइडेंटिटी मिल गया। मेरा सवाल ये है कि क्या पता के से किसी पहले ही इंडेक्स में अगर मैं ये कह दूं कि ए टू द पावर के माइनस पी, ये आपका एच में बिलोंग कर गया, मतलब ऑपरेट कर रहे थे, वो पहले कुछ इंडेक्स पहले एच में बिलोंग कर गया, तो बन गया एच ई। एच ई मतलब एच होता है ना भाई, नहीं समझे? यस सर, अगर यस सर। आइडेंटिटी को एच के हर एलिमेंट के साथ कंपोज करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, एच ई तो बनेगा।
जो लिख के दिखा दिया, ठीक है, इसका मतलब ये h हो गया। तो अगर मेरा a टू द पावर k बिलोंग टू p h पे चला गया, बस खत्म, मेरा h बन गया, पहले ही बन गया। इसका मतलब यहां तक तो आने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैथमेटिशियंस ने इसके ऑर्डर को एक अलग तरह से डिफाइन किया है। ठीक है, क्या डिफाइन किया है, तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है वो समझ लीजिए। वो ये नहीं कहता कि a टू द पावर k यानी a का ऑर्डर और h, तभी जाके ये h होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है, क्या पता a के कुछ पहले ये h में बिलोंग कर जाए, तो a टू द पावर k माइनस 2h ये भी तो h बन जाएगा। भाई मैंने अगर एलिमेंट h से लिया है तो उसका कोसेट जो है वो h ही तो बनेगा, नया थोड़ी बना पाएगा, यही तो चर्चा हो रही। तो इसका मतलब सर आप ये देख लो कि कितनी जल्दी ये h में बिलोंग करता है, बस काम हो गया। जैसे मतलब, तो डेफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट इंडेक्स p such that a to the power p belongs to h is the order of ha या फिर a composition h। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकली डेमोन्स्ट्रेट करूं। मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि अगर मैंने कहा H एक सब ग्रुप है, G एक ग्रुप है, समझाने की गारंटी मेरी है, लेकिन रिटेन अगर रखना है दोस्त, तो किसी से भी पढ़ लो दुनिया में, अगर रिटेन रखना है तो खुद अगर बैठ के मेहनत नहीं करोगे तो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। कोई कितना भी अच्छा पढ़ाए, कोई कितना भी खराब पढ़ाए, खराब पढ़ाएगा तो भी मेहनत करके उसको इम्प्रूव कर लोगे, और अच्छा पढ़ाएगा तब तो मेहनत करके ही उसको रिटेन कर पाओगे, यानी दोनों केस में मेहनत चाहिए। ठीक है, अब देखो मान लो ये एलिमेंट है ए सच दैट, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ए का ऑर्डर जो है वो 6 है, तो जरूरी नहीं है, इट डज नॉट इम्प्लाई कि एच ए का जो ऑर्डर है वो भी 6 हो। हाँ, क्यों? क्योंकि आप जानते हो ऑर्डर तो कुछ और ही होता है। अगर मैं बोल दूं कि 6 में क्या दिक्कत है, तो मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एच को आप ऐसे लिख सकते हो, ए टू द पावर 6 एच, ए टू द पावर 6 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एच, ये एच बन गया, बस यही तो चाहिए था। मैंने कहा अगर मैं इससे पहले ही आपको एच दे दूं तो उसको ऑर्डर नहीं कहोगे क्या? आप कहोगे सर आई विल बी वेरी हैप्पी। तो मैं कहूंगा अगर मान लो आप, मैं आपको बोलूं कि a टू द पावर 4 जो है वो h का मेंबर बन जाता है थोड़ी देर बाद, मतलब a तो h में नहीं है ऑफ कोर्स, तभी तो आप कोसेट बना रहे हो, अदरवाइज अगर h के मेंबर से कोसेट बनाओगे तो h ही बनेगा। a स्क्वायर भी h में नहीं आया, a क्यूब भी h में नहीं आया, लेकिन a टू द पावर 4 h में आ गया। देखना अभी इसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं था, जस्ट ये h में आया और मैंने कहा बेटा यही ऑर्डर है। क्यों? जैसे ही ये h में आएगा तो a टू द पावर 4 कॉम्पोजिशन h, ये h बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये h का मेंबर है, और h के मेंबर के साथ कोसेट बनना मतलब खुद h बनाना, नया कुछ नहीं। बताओ क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्या ये डेफिनेशन क्लियर हो गई कि क्यों आया? यस सर। वेरी गुड। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लिए जाएं और आपको चीजें समझाई जाएं। एक ग्रुप लेता हूं Z प्लस। Z प्लस बेटा एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है जो फाइनाइट ऑर्डर का है। कौन? आइडेंटिटी। और किसी का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है, सारे एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। ऑपरेशन ऐसे। इसके सब ग्रुप्स बड़े इंटरेस्टिंग है। तो ऑल इट्स सब ग्रुप, इसके सब ग्रुप कैसे दिखते हैं आओ बताता हूं। आर इन द फॉर्म, बड़ा सिंपल है, मतलब सबसे आसान इसी के सब ग्रुप है। सब एम जेड टाइप के सब ग्रुप हैं, जहां पे एम जो है वो नेचुरल नंबर है। एम जेड मतलब जेड का सब ग्रुप 2z भी है, 3z भी है, सब इसके अंदर ही तो है।
4z भी है, 5z भी है। क्यों सब ग्रुप बनते हैं सोच लो, 2z क्यों इसका सब ग्रुप बना होगा? तो दो एलिमेंट लो जिनका जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि 2 के प्रोडक्ट में है, तो उसका जो नया एलिमेंट आएगा सम होगा, प्लस है ना ऑपरेशन, उसका भी वो भी तो 2 का मल्टीपल होगा। ऐसे ही 3 के मल्टीपल दो एलिमेंट लो, रिजल्टेंट फिर 3 का मल्टीपल आएगा। आप समझ पा रहे हो? तो 2z 3z 5z 6z, लेकिन इनमें से कौन से इंटरेस्टिंग है बेटा, वो भी सिखा देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। इनमें से इंटरेस्टिंग वो हैं जो प्राइम वाले इंडेक्स में आते हैं, जैसे 3z 5z 7z। ऐसे तो सभी अच्छे हैं, बच्चे सारे अच्छे हैं, पर कुछ फेवरेट हो जाते हैं, ऐसा वाला ये। ठीक है, आप कहोगे सर इनमें से कौन से वाले नॉर्मल है, तो मैं कहूंगा आप बताओ इनमें से कौन से वाले नॉर्मल है, बताओ बेटा। यस बोलिए फटाफट, इनमें से कौन से वाले नॉर्मल है? ये जो सब ग्रुप आप देख रहे हैं, इनमें से कौन से वाले नॉर्मल है? तो सभी कोसेट बना रहे हैं, क्या सभी तो क्वेश्चन बना रहे सभी हैं? मतलब मतलब सभी आपने कितने? 2z ले लिया। हाँ, तो 2z ले लिया तो वो भी तो कोसेट ही बन गया ना। अरे भाई कैसे पढ़ाते हैं आप लोग, मुझे तो अच्छा, उसमें भी डाउट आता है। z/2z कोसेट बन रहा है, इसकी वजह है कि ओके। 2z नॉर्मल है, इसलिए 2z नॉर्मल नहीं है क्योंकि 2 कोसेट बन रहा है। समझ रहे हैं? तो डेफिनेशन पे जाइए, कोई और रीजन है, और बहुत साधारण रीजन है। यस, पुराने स्टूडेंट्स भी बता सकते हैं, बताइए। और रीजन भी सामने लिखा है। सर जो आपने फेवरेट बोले वही होंगे, ओके, वाओ। प्राइम वाले। हे भगवान, ये क्या लिखा है? इनफाइनाइट साइक्लिक Infinite वाले, cyclic group साइक्लिक वाले हो गए सर वो। एक मिनट एक every मिनट, cyclic प्रतीक्षा, group। प्रतीक्षा से बात कर लेते हैं। ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों रिजल्ट के टाइम पे 60 नंबर लेके आते हैं बच्चे। तो देखते हैं। हाँ प्रतीक्षा बोलो बेटा, क्या कह रहा हूँ मैं? साइक्लिक वाले ही अभिलियन वो होंगे ना, नॉर्मल। तो कौन से वाले साइक्लिक हैं मुझे बताओ, ये वाले? सर वो प्राइम रिजल्ट था ना, प्राइम वाले साइक्लिक हो गए तो मतलब अच्छा क्या रिजल्ट था मुझे मतलब बता। सभी साइक्लिक होते हैं सर, सभी साइक्लिक होते हैं कि हर ऑर्डर का एलिमेंट साइक्लिक होता है। एक मिनट बेटा, हर ऑर्डर का एलिमेंट साइक्लिक होता है, ये तो बहुत वियर्ड बात है, क्योंकि एलिमेंट साइक्लिक थोड़ी होता है। कोई और, कोई पुराना बच्चा भी बोल सकता है। आपने मुझे बहुत जबरदस्त डिसअपॉइंट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया बच्चा भी बता सकता था। जेड जो है एक साइक्लिक सब ग्रुप है, मैंने डे 1 पे लिखवाया था कि साइक्लिक और अबीलियन, इनके कोई भी सब ग्रुप आप ले लो। मैंने क्या कहा है, नॉर्मेलिटी मतलब सिर्फ कम्यूटेटिविटी, इनका कोई भी सब ग्रुप, एनी सब ग्रुप, ये नॉर्मल ही निकल के आएगा। कोई भी सब ग्रुप ले लो, नॉर्मल निकल के आएगा। Z प्लस एक साइक्लिक सब ग्रुप है, इसलिए ऑल इट्स सब ग्रुप्स आर। डू यू थिंक इट वाज टफ? सब ग्रुप्स आर नॉट। दिमाग यहाँ तक नहीं पहुँच रहा था सर, जितना माइनर बात है बहुत सर। आसान है, और नहीं पहुंच रहा है तो मेहनत की जरूरत है। खैर अब मतलब ऑल जितना समझ में मैंने आ मेहनत रहा कर था दी पर है, रीजन समझ में नहीं आ रहा दैट्स था। अप टू यू। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे तो नेट तो नहीं होगा, ये आप मुझसे खुद कभी कभी टाइम मिले तो बताइए, मैं खुद ही लिख के दे दूं, और नहीं तो मैसेज में लिख के दे देता हूँ, है ना। वैसे तो साइन कर नहीं सकते, डिजिटली साइन कर देता हूँ इधर ऐसे कि नहीं निकलेगा। अब देखिए, ऑल इट्स सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। 2z 3z वो प्राइम वाला रिजल्ट, अरे रिजल्ट वो zn में है कि nz में है, फर्क नहीं समझ में आ रहा है zn और nz में। 2z में और z2 में फर्क नहीं समझ में आता। अगर फर्क नहीं समझ में आता तो फिर वाकई बहुत मेहनत की जरूरत है ना, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगर p p प्राइम होने पर z साइड, कहाँ के रिजल्ट्स, कहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है। थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए भाई।
ऑल यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा था कि ये बस ग्रुप बस जो हो है गया, सर मुझे कोई साइक्लिक डिस्कशन नहीं सुनना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनिए, वही आपके लिए पर्याप्त है। ऑल इट्स सबग्रुप्स आर नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं Z2 से। बाकी आपकी कहानी है, बाकी आप खुद से करिएगा। सबसे पहले Z2 यानी कि कोशेंट क्रिएटेड बाई Z2Z। 2Z क्योंकि एक नॉर्मल सब ग्रुप है Z का, इसका मतलब इट मेक्स सेंस, राइट। आप क्या करेंगे, इसके एलिमेंट होंगे A+2Z टाइप के, जहां पर A कहां बिलोंग करेगा, Z में बिलोंग करेगा। तो शुरू करते हैं, 0+2Z, 1+2Z, 2+2Z, उसके बाद रिपीट कर जाएगा सर। 3+3Z। जब पूछूं तब बोलिए 4+2Z, 5+5Z एंड सो ऑन। ऐसे ढेरों ऐसे लिखते चले जाएंगे हम लोग, क्योंकि मैंने ये चीज समझ ली कि आप लोग बहुत अर्धज्ञानी है। मतलब अर्धज्ञानी होता है उसको भी 50% आता है, आप 30% वाले, और ये बहुत गंदी बात होती है। आप एक चीज सीखिए लेकिन डेफिनेशन से प्रॉपरली करेक्ट और क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है तब तक बोलने का और डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। आप केवल साइक्लिक याद रखिए, लेकिन साइक्लिक में क्लैरिटी होनी चाहिए कि साइक्लिक का मतलब क्या है ना। क्लैरिटी नहीं है तो बुरी बात नहीं है, क्लैरिटी लाने का प्रयास नहीं है तो बुरी बात। अब देखिए 0-2Z का मेंबर है कि नहीं है, तो 0-2Z का मेंबर है, क्योंकि 2Z का मतलब क्या है, 0 2 4 6 इधर, एंड -2 -4 एंड सो ऑन इधर। सबसे हैरत की बात है कि इसमें मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी 2Z। अब ये तो कुछ नया प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये तो 2Z ही हो गया। 0+2Z क्या है, 2Z है, ये नया कोसेट नहीं है। ये क्या है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, ठीक है। G/H के अंदर जो आइडेंटिटी प्लस H जनरेट होता है, यही तो इसकी आइडेंटिटी बनती है। तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है, ग्रुप की, ठीक है, 2H। अब देखेंगे 1+H, क्या 1 इसका मेंबर है, नहीं। इसका मतलब ये एक नया ग्रुप, नया कोसेट प्रोड्यूस किया। अब 2+2H, दिस इज न्यू। 2+2H नॉट न्यू, क्यों, 2+2Z जो है वो 2Z ही है, क्योंकि 2 इसका मेंबर है, 3 इसका मेंबर नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो 3 को आप लिख सकते हैं 1+2+2, सॉरी 3Z लिख दिया, 2Z, 1+2Z, और इतना हिस्सा ये Z2Z में चला जाएगा, यानी कि ये फिर से 1+2Z ही बन चुका है, यानी कि ये वाला, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। यहाँ से 4+2Z, तो ये 2+2+2Z है, और 4 क्योंकि 2Z का मेंबर है, या ऐसे देख लीजिए 2, फिर ये इसके अंदर, सारा इसके अंदर ही चला जाएगा, ये भी 2Z जैसा ही है। ऐसे ही एनालिसिस करते जाएंगे तो आपको सिर्फ 2 एलिमेंट मिलेंगे, एक 0+2Z यानी कोसेट जनरेटेड बाय 0, और एक कोसेट जनरेटेड बाय 1, यानी ये 2 एलिमेंट जैसे, भले ये कोसेट है लेकिन एलिमेंट है। अब अगला सवाल, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये क्योंकि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए एडिशन के रिस्पेक्ट में 1+2Z को कितने बार ऐड किया जाए, है ना, कि ये वाला जो मेंबर है ये इसके अंदर आ जाए। तो आप देखोगे केवल 2 बार ऐड करने पे ये इसके अंदर आ जाए, क्यों, क्योंकि ये 2+2Z बन जाए, ठीक है, 2+2Z बन जाएगा, और 2+2Z बनते ही ये फिर से 2Z बन जाएगा। यानी कि क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर हो गया 2 और इसका ऑर्डर हो गया 1। क्या इस तरह का कोई ग्रुप आपने देखा है जिसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट, कौन सा ग्रुप होता है, Z2 सर, मॉड्यूलो Z। एग्जैक्टली Z2। तो यानी कि Z/2Z जो कुछ बन के आया वो क्या था, Z, ठीक है। इन जनरल Z/MZ
किसके आइसोमॉर्फिक होता है? Zm के। हमेशा याद रखिए, ठीक है। याद क्या रखना है यार, 3 4, अब यहाँ पे 3Z करो, इसको एनालाइज करो, देखो यही निकल के आएगा। अब मैं वो करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि आप भी ट्राई करो कुछ, ठीक है। अच्छा, शायद ये मैंने लिखवाया नहीं है, नहीं लिखवाया तो लिखवा देता हूँ, आसान है। हाँ चलिए यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ G by H is nothing but order of G divided by order of H provided finite, provided finite, ठीक। मतलब चलो यहाँ लिख देता हूँ कि G by H, आप कहोगे ना क्वेश्चन ग्रुप पहचानना तो आ गया, इनका ऑर्डर कैसे निकालें, तो G by ऑर्डर ऑफ H प्रोवाइडेड फाइनाइट, सारे फाइनाइट होने चाहिए, क्योंकि अगर फाइनाइट इनफाइनाइट होगा तो उसको डिवाइड कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि S4 के अंदर K4 एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यानी कि S4 by K4 सेंस, इट मेक्स सेंस, नीचे नॉर्मल सब ग्रुप है मतलब ये क्वेश्चन ग्रुप बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ S4 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ K4। देख लीजिए S4 24, K4 4, इसका ऑर्डर क्या आ गया। आगे जाके आप देखेंगे कि S4 by K4 किसके जैसा होता है, S3 के जैसा होता है, Z6 जैसा नहीं होता है, S3 के जैसा होता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग इसको डिटेल में, ये सब चीजें एनालाइज कराएंगे, पहले ऑर्डर तो समझ लो, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन आ जाता कि S4 by K4 किसके आइसोमॉर्फिक है, तो पहला होता S3, दूसरा होता Q8, तीसरा होता D5 या फिर लेटर से D4, और चौथा होता क्या नाम दे दूं, S4 सॉरी A4। तो आप कहते हैं सर S4 by K4, मैं भले ही आइसोमॉर्फिज्म नहीं जानता हूं, इतना तो जानता हूं कि इसका ऑर्डर क्या आने वाला है 6, तो 6 में से तो केवल एक ही है ये, बाकी तो ये सब चॉइस हो ही नहीं सकती। बताओ हो गया क्वेश्चन की नहीं। अरे हो गया कि नहीं। हाँ सर हो गया। यस सर। यस सर। अब देखिए क्यों लिखा प्रोवाइडेड फाइनाइट, पीछे आ जाओ। इस रूल से क्या आप अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ Z by 4Z, 4Z is normal in Z, so this makes sense. What is the order of Z by 4Z? तो देखो अब यहाँ पे वो रूल नहीं लग पाएगा, क्यों, ऊपर वाला भी ये क्या लिखोगे, इन्फिनिटी अपॉन 4 इन्फिनिटी, और इसको काट के लिख दोगे 1/4, क्या लिखोगे 1/4 भी डजंट मेक सेंस। तब आपको आइसोमॉर्फिज्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तब आपको आइसोमॉर्फिज्म की जरूरत पड़ती है। आप कहते हो 1 मिनट सर मैंने पढ़ा है, पढ़ा नहीं है, हमने इसको प्रूव किया है कि Z by 4Z, 4Z। देखो पहले तो विजुअलाइजेशन, मुझे गुस्सा होने का शौक नहीं है पर आप बहुत गंदा काम कर रहे हैं, मतलब आई एम रियली नॉट हैप्पी एट ऑल। क्योंकि एक बात बताइए, क्या मैंने, क्योंकि ये तो मेरा फेलियर है ना, अगर आपको 4Z और Z4 में फर्क नहीं पता है, कहीं ना कहीं ये तो मैं फेल हो रहा हूँ ना, फिर ये सब डिटेल में पढ़ा के कोई मतलब नहीं। तो Z अपॉन 4Z जो कि एक नॉर्मल सब ग्रुप है, 4Z कैसा दिखता है, सोचो बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ फिर भी तो ये तकलीफ तो देता ही है ना आदमी को। अब आप इसलिए नहीं समझेंगे अभी क्योंकि आप किसी को ऐसे नहीं सिखा रहे होंगे, अगर सिखाएंगे और वो ऐसी गलतियां करे यू विल अंडरस्टैंड। अब 4Z मतलब 0 4 8 12, यही तो होगा 4Z, 4 से मल्टीप्लाई कर दो हर मेंबर को, ये है 4Z। और Z4 क्या है, 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास, अरे ऑपरेशन ही अलग अलग है, तस्वीर ही अलग है। Z4 का ऑर्डर 4 है, साइक्लिक ग्रुप है, 4Z का ऑर्डर कितना, इनफाइनाइट है ना भाई, ये आइसोमॉर्फिक होता है 4Z। अब इसका ऑर्डर आप निकाल लो, क्या आएगा ऑर्डर, 4 आ जाएगा।
इसलिए मैंने लिखा था प्रोवाइडेड फाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट में फिर आपको आइसोमॉर्फिज्म का सहारा लेना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली तो नहीं आएगा। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Okay. Consider the next example, and this is the last example of today. Q8. क्या आपको याद है कि Q8 के अंदर एक दो ऑर्डर का ग्रुप +1 -1 वाला रहता था? ठीक है, ठीक है, और ये नॉर्मल होता है। सो H which is 1 and -1, आप देख सकते हैं ये हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। 1 तो किसी उसको कोई दिक्कत नहीं होती, 1 और I, 1 और J और 1 सब एक ही चीज है। सो दिस विल बी नॉर्मल इन Q8। जैसे ही पता चला इसका मतलब Q8 बाई सब ग्रुप जनरेटेड बाई 1 and -1 यानी H, इट मेक सेंस, वी कैन टॉक अबाउट इट। इसका ऑर्डर क्या होगा सबसे पहले तो ये बताइए। तो 8/2 ऑर्डर क्या हो गया? ठीक है, समझ पा रहे हो? ऑर्डर हो गया 4। यस सर। इस तरह से अब देखो पता चल गया कि ये वाला ग्रुप इसमें नॉर्मल सब ग्रुप नॉर्मल होता है। किसी ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप इकट्ठा करना ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दो बेहद महत्वपूर्ण रिजल्ट लिख पा रहा हूं, ध्यान से इनको पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कहां से शुरू हो रहा है वो देखिए, इफ G इज अबिलियन और साइक्लिक, यानी ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर वाले ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कोशेंट ग्रुप कैसा बनने वाला है। इफ G इज अबिलियन एंड साइक्लिक, कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप के साथ उसका कोशेंट ग्रुप बनाइए, इट मस्ट बी अबिलियन एंड साइक्लिक। मतलब अबिलियन लोगे तो अबिलियन आएगा, साइक्लिक लोगे तो साइक्लिक आएगा। किताबों में कैसे लिखा होता है? एनी कोशेंट ग्रुप by any quotient group of any abelian group is always abelian, of any cyclic group is always cyclic, but not conversely, but not conversely। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने कोई साइक्लिक ग्रुप लिया, Z एक साइक्लिक ग्रुप था ना, इसके किसी भी सब ग्रुप के साथ, इसके किसी भी सब ग्रुप के साथ अगर आप कोशेंट ग्रुप बनाओगे तो ये, क्योंकि G ऊपर वाला साइक्लिक लिया है आपने, तो जो भी रिजल्ट आने वाला है, ऑफ कोर्स हमें पता है क्या आने वाला है, ZM आने वाला है, वो भी साइक्लिक ही आता है, ये कह रहा हूं। क्लियर हुआ? अगर मैं K4 के साथ, सॉरी ओके, गिव मी एन अबिलियन ग्रुप K4 के अंदर, यस चलो K4 भी बना लेते हैं। K4 के अंदर कोई भी एक दो ऑर्डर का सब ग्रुप, एक एलिमेंट और एक दो ऑर्डर, ये तो हमेशा अवेलेबल होता है ना, 3 होते हैं ना इसके अंदर, कितने बार बताया है, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक ले रहा हूँ, कोई एक ले रहा हूँ, इसका ऑर्डर क्या आने वाला है बेटा? 2 आने वाला है कि नहीं? अब दो ऑर्डर का तो दुनिया में एक ही ग्रुप है, Z2। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऊपर वाला आपने अबिलियन लिया है, इसलिए रिजल्टेंट अबिलियन आ रहा है। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो अबिलियन की जगह आपको साइक्लिक मिल गया, लेकिन इसको अबिलियन मान के चलिए। यानी कि जो ऊपर का ग्रुप G लेंगे वो डिसाइड करेगा कि G/H का नेचर क्या होगा, डिसाइड्स फेट ऑफ दिस, बट नॉट कन्वर्सली। सर एग्जांपल दो, हाँ लो एग्जांपल क्या, कुछ भी, S4 ले लो और A4 ले लो, S4 और A4, क्योंकि S4 के अंदर A4 नॉर्मल है इसलिए ये इट मेक सेंस, क्वेश्चन ग्रुप बनाएगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा? 2 आएगा कि नहीं? 2 बनने वाला केवल एक ही ग्रुप है, Z2। अब बताओ उल्टा नहीं हो पाया, मतलब कोशेंट ग्रुप तो साइक्लिक है बट ग्रुप तो नॉन अबिलियन है, बहुत ही गंदा वाला ग्रुप। समझ रहे हो? और एग्जांपल दो। सर
ये ले लो, रिजल्टेंट आया 4, तो या तो ये K4 होगा और या तो ये Z4 होगा, यानी कि दोनों ही केस में अबिलियन तो होगा ही होगा, p स्क्वायर टाइप का है ना, यानी G/H अबिलियन आया, रिजल्टेंट अबिलियन आया, लेकिन पलट के देखो ये क्या था, Q8 अबेलियन नहीं है, नॉन अबेलियन। ये सिखाना चाह रहा हूँ, क्या क्लियर हो गया? दो एग्जांपल, यस सर। Q8 बाई Yes, sir. एनी सब ग्रुप H जो आपका 1 और -1 से जनरेट हो रहा है, दिस विल बी आइदर आइसोमॉर्फिक टू K4 और Z4, इन बोथ द केसेस इट मस्ट बी अबिलियन, बट Q8 अबिलियन नहीं है, यानी कि अगर G अबिलियन असाइक्लिक लेके चलोगे तो G/H जो है अबिलियन असाइक्लिक श्योरली मिलेगा, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि रिजल्टेंट यानी G/H मेरा बन के अबिलियन आ रहा है तो G भी अबिलियन रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है, इफ पेरेंट्स आर गुड देन नेक्स्ट जनरेशन विल बी गुड, बट हालांकि इसके भी काउंटर एग्जांपल्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, बट ठीक है, मोर और लेस ठीक। इफ पेरेंटिंग इज प्रॉपर, क्योंकि पेरेंट्स आर गुड बट दे आर नॉट डूइंग गुड, तो फिर वो उसका कोई सेंस नहीं है। इफ, तो ऐसे मैं बोलूंगा, इफ पेरेंटिंग इज गुड, मतलब आपने चीजें सही सिखाई हैं, ठीक है, बुरी चीजों से आपने दूर रखा है, if parenting is good then the resultant will be good enough, that's not a problem, but इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब हो सकता है, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है कि पेरेंट्स को गुड बुरा तो नहीं बोलना चाहिए और ना ही ऐसा होता है, बट यस समटाइम्स रूरल एरियाज में ऐसा देखा गया है कि दे आर नॉट वेरी मच केयरफुल, देयर पेरेंटिंग इज नॉट गुड, मदर करती है पर फादर ध्यान नहीं देते बच्चों के स्कूल की फीस, क्योंकि उनको दारू पीने से फुर्सत नहीं है। ठीक है, दैट इज हार्श ट्रुथ। तो लेकिन फिर भी बच्चा अच्छा कर रहा है, तो बच्चा अच्छा कर रहा है तो पीछे का मुझे पता नहीं, बट पेरेंटिंग अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि यस हो सकता है कि ये बेटा तुम्हारा तो फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ध्यान देते हैं, लाइक दैट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।